हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्रिलियंस हब अकेडमी में। दोस्तों, आज हम एक नए फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश में आगामी मध्य प्रदेश आईटीआई टीओ एग्ज़ाम के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स है और इस कोर्स में हम आईटीआई टीओ के सिलेबस के अनुसार इस बैच को हम चालू करेंगे। इस बैच में हम क्लासेस करेंगे। तो मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही है, तो आप बता दीजिए सभी लोग। और आज से डेली 8 बजे इसी प्लेटफ़ॉर्म पे ये क्लासेस रेगुलर रहे लगेगी। जल्दी से आप सभी लोग ज ऑनलाइन आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आईटीआई टीओ के सबसे पहले हम एक बार सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं और इस पूरी सीरीज़ में जो कि एक फाउंडेशन कोर्स है और इस पूरी सीरीज़ में हम इतने टॉपिक्स कवर करेंगे। इस पूरी सीरीज़ में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आईटीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यह मुख्य रूप से आईटीआई पास आउट बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया कोर्स है, परंतु इसे डिप्लोमा आई इलेक्ट्रिकल वाले भी परचेज़ कर सकते हैं इस कोर्स को, स्पेशली टीओ के लिए। ये डेडिकेटेड है ये कोर्स टीओ की एग्ज़ाम के लिए और आप आज की लास्ट में देखिएगा कि किस तरह ये डेडिकेटेड है। देखिए, इसके आईटी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में सेफ्टी रूल, साइंस, फायर, टाइप्स ऑफ फायर ये हम कवर करेंगे। इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कवर करेंगे, डीसी थ्योरी कवर करेंगे, मैग्नेटिक सर्किट एंड टर्म्स कवर करेंगे, एसी थ्योरी कवर करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ करंट कवर करेंगे, वायरिंग करेंगे, इल्यूमिनेशन करेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करेंगे, ट्रांसफार्मर करेंगे, वायरिंग प्रैक्टिस एंड डोमेस्टिक एप्लीकेशन करेंगे। के अलावा सेकंड ईयर में डीसी मशीन, मोटर एंड जनरेटर, इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और रिले सर्किट ब्रेकर एंड अदर्स। ये सब हम इस आज जो टीओ का एग्जाम होने वाला है, उन सभी के ये टॉपिक्स हम पूरे कोर्स में कवर करेंगे। ठीक है? तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए आज की क्लास। सबसे पहले पढ़ते हैं सेफ्टी रूल, सेफ्टी साइंस एंड फायर, सुरक्षा के नियम, सुरक्षा चिन्ह और आग। ये 3 मुख्य टॉपिक है जिनको हमको आज कवर करना है। इसी पे बेस आज की क्लास है। देखिए फाउंडेशन कोर्स है, तो आपको ऐसा लग सकता है आईटीआई वालों को कि सर हमने तो ये पढ़ चुका है, इसे हम क्यों पढ़ें? पर आज हम इस क्लास के लास्ट में जब पीवाईक्यू करेंगे, जैसे कि ये एक पीवाईक्यू है, ये एमपी टीओ 2022 मध्य प्रदेश में टीओ की एग्ज़ाम हुई थी और उस एग्ज़ाम में 2022 में एक क्वेश्चन आया था 22 दिसंबर 2022 को, शिफ्ट सेकंड एमपीटीओ। तो ये पीपीई का नाम पूछा था और ऑप्शन थे। तो इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो चलिए पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर एमसीक्यू को देखेंगे। ठीक। सुरक्षा नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सुरक्षा नियमों की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना सुरक्षा के नियम के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि बिना सुरक्षा नियम के हमने किसी भी कार्य को किया, तो उसमें दुर्घटना की संभावनाएँ बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि दुर्घटना होगी ही, पर संभावनाएँ बढ़ जाती है। सुरक्षा नियमों के पालन से दुर्घटनाओं की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है? क्या-क्या सुरक्षा नियम हैं? केवल अहिर्त प्राप्त लोगों को ही विद्युत कार्य करना चाहिए। मतलब जिसके पास सर्टिफ़िकेट है, किसी कार्य को करने के लिए, वही इस कार्य को करे। जैसे एक इलेक्ट्रीशियन के पास में सर्टिफ़िकेट होता है कि वो इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकता है, तो उसे इलेक्ट्रीशियन का ही काम करना चाहिए। फिटर का काम या टर्नर का काम नहीं करना चाहिए। सेम चीज़ यदि किसी कंपनी में टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन है, तो
फिटर वाला इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं करना चाहिए, वेल्डर वाला इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं करना चाहिए क्योंकि आप उसके लिए अहर्त नहीं हो। तो जो अहर्ता आपके पास में है, वही काम आप कीजिए। तो यही सुरक्षा नियम है। विद्युत परिपथ में काम करते समय लकड़ी अथवा विद्युत रोधी हैंडल पेचकस का प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम विद्युत परिपथ में काम करें, तो इंसुलेटेड टूल का ही यूज़ करें। नॉर्मल टूल हम यूज़ नहीं करें, चाहे प्लायर हो, चाहे कॉम्बिनेशन प्लायर हो, चाहे स्क्रू ड्राइवर हो, चाहे वायर स्ट्रिपर हो, सभी इंसुलेटेड होने चाहिए। इवन अगर आप किसी पैनल पे काम कर रहे हो, तो पैनल पे काम करते समय हाँ, अभिषेक, इसके लास्ट स्लाइड में 5S है। ये आप देखिए, इसके लास्ट स्लाइड में हमने 5S को रखा है। शायद आपने इस क्लास पहले नहीं देखे हो। देखिए 5S टेक्निक्स हमने इसमें जोड़ा है। ये फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ाया था इसे, ठीक है? आप निश्फ़िक्र रहिए, कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक। तो परिपथ कुंजी को बंद करने के पश्चात ही फ्यूज़ को पृथक अथवा प्रतिस्थापित करना चाहिए। मतलब जब भी आप काम कर रहे हैं, तो स्विच को ऑफ करने के बाद ही जैसे फ्यूज़ बदल रहे हैं, ये कह रहा है कि फ्यूज़ अगर आप बदल रहे हैं, तो फ्यूज़ को बदलते समय आप स्विच ऑफ कर ही फ्यूज़ बदले, हीरो ना बने, कि मुझे तो सब आता है, मैं चालू स्विच पे भी काम कर सकता हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको स्विच प्रॉपरली स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑफ करने के बाद ही फ्यूज़ को बदलना है। स्विच पैनल नियंत्रण ये गियर इत्यादि पर कार्य करते समय रबर की चटाई पर खड़े होकर कार्य को संपादित करना चाहिए। मैं अभी बोल रहा था ना पैनल की बात कि भई यदि आप पैनल पे काम कर रहे हो, तो हमेशा रबर मेटिंग का यूज़ करें खड़े रहने के लिए। आप डायरेक्ट अर्थ पे ना खड़े हों। आप रबर मेटिंग का यूज़ करें, रबर मेटिंग का यूज़ करके ही आप उस पैनल पे काम करें। विद्युत आघात के प्रभाव विद्युत यदि आपको विद्युत आघात होता है, किसी दुर्घटनावश आपको करंट लगता है, तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? देखिए, इसमें है सबसे पहला कि विद्युत धारा अल्प मात्रा में प्रवाहित धारा झंझनाहट महसूस होगा। यदि आपकी विद्युत धारा की जो मात्रा है, आपके शरीर में से बहने वाली, वो अल्प मात्रा में है। यदि अल्प मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो आपको क्या होगा? झंझनाहट महसूस होगी। विद्युत धारा अधिक होने पर भयंकर पीड़ा होगी, ठीक है? भयंकर पीड़ा महसूस होगी, संपर्क क्षेत्र जल सकता है, व्यक्ति गिर सकता है। यदि आपके हाथ में करंट लगा है, तो आपका हाथ जल सकता है। यदि एक तार जा रहा है और अगर आपका हाथ इस तरह से अगर आपने छुई हो, तो यहाँ से आपका हाथ जल सकता है, ठीक है? व्यक्ति जलने के कारण गिर सकता है, चक्कर आ सकता है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कितने वोल्टेज पे करंट लगता है, कितने वोल्ट पे करंट नहीं लगता है। तो 50 वोल्ट एसी शुष्क स्थानों में 50 वोल्ट एसी और गीले या आर्द्र स्थानों में 25 वोल्ट एसी। 2 डेफिनेशन है, एक एसी के लिए है और एक डीसी के लिए, ठीक है? तो 50 वोल्ट एसी और 25 वोल्ट एसी शुष्क और क्रमशः आर्द्र या गीले स्थानों के लिए है। सेम डीसी में 120 वोल्ट डीसी है। 120 वोल्ट डीसी पे आपको शॉक लगेगा। 120 तक सुरक्षित माना जाता है और उसके बाद में शॉक लगने लगता है डीसी में, ठीक है? ये डाटा आप याद रखिएगा। विद्युत आघात के उपचार, यदि आपको शॉक लग गया है, अगर आपको करंट लग गया है, तो आपके पास में क्या उपचार होने चाहिए? आप उसके क्या उपचार करेंगे? ठीक। छाती अथवा पेट पर चोट, जलन की स्थिति में मुँह से मुँह साँस देने की विधि अपनाएँ। देखो इसमें बहुत थियरी बहुत डिटेल है। हमने सिर्फ शॉर्ट पॉइंट लिखे हैं, छोटे-छोटे पॉइंट लिखे हैं, जो आपको याद रखना है कि कौन-सी विधि कहाँ यूज़ होती है। देखिए मुँह से मुँह की साँस देने की विधि कब अपनाएँगे हम? जब छाती अथवा पेट पर चोट लगे या जलन की स्थिति में। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाएँगे ना कि भई मुँह से मुँह साँस की विधि कब अपनाएँगे? तो छाती, पेट पर चोट अथवा जलन की स्थिति में मुँह से मुँह की साँस देने की विधि अपनाएँगे।
पीठ पर चोट लगती है, जलन होने पर नेल्सन विधि अपनाएँगे, ठीक है? इसके अलावा यदि मुँह बंद हो, ऐसी स्थिति में एकदम शॉक लग गया और एकदम बेहोशी की हालत आ रही है, मुँह बंद ही हो रहा है, तब स्काफर विधि अपनाएँगे या होल्गन-नेल्सन विधि अपनाएँगे, ठीक है? स्काफर विधि या होल्गन-नेल्सन विधि अपनाएँगे कब? जब एकदम बेहोशी की हालत में पेशेंट आ गया है, बहुत ज़्यादा शॉक लग गया है, तब, ठीक है? तो ये कुछ विधियाँ हैं। इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी साइंस। सेफ्टी साइंस सबसे पहले आता है प्रोहिबिशन साइंस निषेधात्मक चिन्ह। सेफ्टी साइंस होते हैं किसी कार्य क्षेत्र में आपको एक अम, दिशा निर्देश देने के लिए या आपको कुछ इंगित करने के लिए वो सेफ्टी साइंस बनाए जाते हैं। 4 प्रकार के सेफ्टी साइंस होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के सेफ्टी साइंस होते हैं। उसमें पहला है निषेधात्मक या प्रोहिबिशन साइंस। पहला क्या है? निषेधात्मक या प्रोहिबिशन साइंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन पीओ के एग्ज़ाम में आता है, या तो आपका बैकग्राउंड पूछ लेगा या साइन बना के पूछ लेगा या कुछ एग्ज़ाम्पल दे देगा और पूछ लेगा कि ऐसा बना हुआ चित्र है, ये किसका साइंस है? तो आपको उसकी आकृति याद रखनी है कि वो किस आकृति का साइन होता है, उसका बैकग्राउंड में रंग कैसा होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उदाहरण क्या है। 4 साइंस के आपको ये सब कुछ याद रखना है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले निषेधात्मक चिन्ह। आकृति होती है वृत्ताकार मतलब गोल आकृति होगी, ठीक है? निषेधात्मक की आकृति होती है वृत्ताकार गोल। श्वेत पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह। श्वेत पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह मतलब इसका जो बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट होगा और उसपे काले डाय कलर से चिन्ह बना होगा। प्लस एक क्रॉस का निशान भी होगा। यहाँ पर ऐसा एक क्रॉस का निशान भी होगा। ठीक है? इसका अर्थ क्या होता है कि ऐसा न करने को दर्शाता है। यदि कहीं प्रोहिबिशन साइन निषेधात्मक चिन्ह है, तो वो दर्शा रहा है कि इसको आपको नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सिगरेट जल रही है और प्रोहिबिशन साइन है, निषेधात्मक चिन्ह है, मतलब इस स्थान पे सिगरेट नहीं पीना है। के अन्य उदाहरण है कि स्मोकिंग एंड नेक्ड फ्लेम्स प्रोहिबिटेड मतलब कि आपको यहाँ पे धूम्रपान नहीं करना है और जलती हुई लकड़ी या लौ को नहीं छोड़ना है, ठीक है? इसका एक और एग्ज़ाम्पल है डू नॉट एक्सटिंग्विश विथ वाटर जो आग लग रही है वहाँ पर यहाँ पे कोई भी आग लग रही है, तो यहाँ की आग को आपको पानी से नहीं बुझाना है। आप आग बुझाएँगे, पर आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं करेंगे, ये साइन ये वाला बता रहा है, ठीक है? ये क्या बता रहा है कि आपको यहाँ सिगरेट नहीं पीना है और कोई भी जलती हुई चीज़ खुली नहीं छोड़ना है। ये निषेधात्मक चिन्ह है। ये और चिन्ह बता रहा है कि ये पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड मतलब यहाँ पर पैदल चलना मना है। यहाँ पर पैदल चलना मना है। हो सकता है कि कोई कार्यक्षेत्र हो किसी कंपनी का, ठीक है? तो इस तरह से प्रोहिबिशन साइन को आपको पहचानना है। बैकग्राउंड होगा व्हाइट, काले कलर की पट्टी होगी, काला चिन्ह होगा और क्रॉस का निशान होगा। अगला है मैंडेटरी साइन आवश्यक चिन्ह। यह चिन्ह दर्शाता है कि आपको वह कार्य करना ही है। यदि आप किसी इंडस्ट्री में गए हैं, तो ये काम आपको करना ही है, ये मैंडेटरी है आपके लिए। जैसे कि ये ग्लव्स, ये देख लीजिए ग्लव्स दास्ताना बता रहा है और ये इसको पहनने के लिए बोल रहा है। मैंडेटरी है, ग्लव्स दिखा रहा है मतलब ग्लव्स आपको पहनना ही है। तो इसकी आकृति भी क्या होती है? वृत्ताकार होती है। निषेधात्मक और मैंडेटरी दोनों की आकृति क्या होती है? वृत्ताकार होती है। इसका रंग होता है नीली पृष्ठभूमि पर श्वेत चिन्ह। बैकग्राउंड जो होगा नीला होगा, यहाँ ब्लैक है, बाकायदा ये क्या होगा? ब्लू होगा और इसपे व्हाइट कलर से डायग्राम होंगे, व्हाइट कलर का चिन्ह होगा, ठीक है? व्हाइट कलर का चिन्ह होगा और बैकग्राउंड जो होगा वो नीला होगा। इसका अर्थ है क्या करना चाहिए दर्शा रहा है। ये बता रहा है कि आपको ये कार्य करना ही है। जैसे कि यहाँ पर दास्तान हस्तरक्षक पहने या आप ग्लव्स पहने ये बता रहा है ये। इसके अन्य साइन्स है कि देखिए वियर हेड प्रोटेक्शन आप हेलमेट पहनिए, वियर आई प्रोटेक्शन आप ग्लासेस सनग्लासेस पहनिए, आँखों के लिए प्रोटेक्शन पहनिए, वियर वियर हियरिंग प्रोटेक्शन कानों के लिए आप प्रोटेक्शन पहनिए, वियर फुट प्रोटेक्शन आप जूते पहनिए पैरों की सुरक्षा के लिए, वियर हैंड प्रोटेक्शन हैंड ग्लव्स पहनिए,
वियर रेस्पिरेटर पहनिए ऐसी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में जहरीली गैस मिली हुई है, ऐसी जगह के लिए रेस्पिरेटर पहनना है हमको, ठीक है? ऐसे बहुत सारे यहाँ पे डायग्राम पूरे बने हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट है चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन्स। तो वार्निंग साइन्स आपको चेतावनी दे रहा है। यह आपको क्षेत्र में चेतावनी देता है कि यहाँ पर ये हो सकता है, बजाइए या ये काम नहीं करना है, ऐसा कुछ। ठीक है? इसकी आकृति जो होती है वो त्रिभुजाकार होती है। त्रिभुजाकार आकृति होती है, रंग इसका होता है काले बॉर्डर पर और चिन्ह सहित पीली पृष्ठभूमि, मतलब बैकग्राउंड जो होगा वो पीला होगा, ठीक है? वार्निंग साइन का बैकग्राउंड क्या होगा? पीला होगा और काले बॉर्डर पर चिन्ह भी काला होगा, ठीक है? जैसे कि ये डेंजर 415 वोल्ट बता रहा है, ये बता रहा है कि सावधान विद्युत आघात का भय है। सावधान विद्युत आघात का भय है। अर्थ क्या होता है कि यहाँ पे संकट हो सकता है, भय हो सकता है, सावधान रहना है आपको। इसका अर्थ क्या है? वार्निंग साइन का कि आप यहाँ पर संकट हो सकता है, भय मतलब डर डरने वाली चीज़ है आपके लिए और आपको यहाँ पर सावधान रहना है। ठीक है? तो चेतावनी आपको सिर्फ वार्निंग दे रहा है कि यहाँ ऐसा हो सकता है, आप यहाँ या तो मत जाइए या यहाँ पर इस चीज़ का रिस्क है। ठीक? इसके बाद में अगला है सूचना चिन्ह। अगला है सूचना चिन्ह इन्फॉर्मेशन साइन जो कि आकृति इसकी होती है वर्गाकार या आयताकार, चतुर्भुज टाइप की, ठीक है? 4 कोनों वाली आकृति होगी इसकी और इसका रंग होगा हरे पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह, हरे पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह, ठीक है? ये बताता है कि सुरक्षा सामग्री की सूचना प्रदर्शित करता है। ये क्या बता रहा है कि सुरक्षा सामग्री की सूचना प्रदर्शित कर रहा है। उदाहरण है जैसे कि ये जो उदाहरण दिया हुआ है, ये हॉस्पिटल का साइन है। यहाँ पे क्या बता रहा है ये कि ये प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है ये, ठीक है? ये कई ऑप्शन है आपके कई एग्ज़ाम्पल है आपके पास में यहाँ पे वार्निंग साइन के, जैसे रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टॉक्सिक हज़ार्ड्स, लेज़र बीम, रिस्क ऑफ आयोनाइज़ेशन रेडिएशन, ये सिंबल आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछते हैं, है ना? ओवरहेड फिक्स्ड हज़ार्ड, जनरल वार्निंग, रिस्क ऑफ डेंजर, फोक लिफ्ट ट्रक, फ्रेगाइल रूफ, टूट सकती है छत, ओवरहेड लोड, ऊपर कुछ वेट है जो लटक रहा है, कभी भी गिरने का डर है, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, कोरोसिव सब्सटेंसेस, तो ये बहुत से एग्ज़ाम्पल है वार्निंग साइन के, ठीक। तो दोस्तों यहाँ तक था आपका सेफ्टी साइंस जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट था। अब हम पढ़ते हैं आग और आग के प्रकार। ये भी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक। तो ज्वलनशील पदार्थ के जलने को आग कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ के जलने को आग कहते हैं और इसको जलाने के लिए 3 मुख्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। जब भी आग लगती है तो आग चलाने के लिए 3 मुख्य चीज़ें होती हैं। एक होता है हवा, एक होता है ईंधन और एक होता है ऊष्मा। क्या-क्या होते हैं? हवा, ईंधन और ऊष्मा। तो देखिए एक डायग्राम है कि जब ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन मिलेंगे तब जाके फायर बनता है। ठीक है? ऑक्सीजन, ऊष्मा और फ्यूल मतलब ईंधन मिलेंगे तब जाके आपका क्या बनेगा? फायर बनेगा। तो ये 3 चीज़ है आग लगाने के लिए, ठीक? अगर आपको आग को बुझाना है, तो ये 3 में से ये जो 3 हैं, 3 में से किसी एक को आप हटा दीजिए, तो आग नहीं लगेगी। चाहे तो आप ऊष्मा को हटा दीजिए, चाहे तो आप ईंधन को हटा दीजिए, चाहे तो आप हवा को हटा दीजिए। देखिए, ईंधन में ही आग लग रही है, तो ईंधन को हटाना तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, पर आप ऊष्मा को कम कर सकते हो, आप हवा का ब्लॉकेज कर सकते हो, हवा को आग तक पहुँचने से रोक सकते हैं। इन्हीं आधार पे अग्निशामक यंत्र बने हुए हैं। ठीक है? आगे देखेंगे। चलो, आग का वर्गीकरण देख लेते हैं।
आग मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, ठीक है? आग कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास ए जैसे लकड़ी, सामान्य कपड़े, पेपर इन सब में लगी आग को हम क्लास ए के व में वर्गीकरण करते हैं, ठीक है? क्लास ए में अगर आग लग रही है, इसका मतलब क्या है कि सामान्य लकड़ी है, सामान्य कपड़े हैं, सामान्य जलने वाली कोई भी चीज़ है, जिसमें आग लग सकती है, उसमें अगर आग लग गई है, तो वह है क्लास ए की लकड़ी क्लास ए का आग। क्लॉथ्स, पेपर, वुड, लकड़ी ये सब क्लास ए में आते हैं, ठीक है? ये सब क्लास ए में आएँगे। ये इसमें अति प्रभावी पानी से ठंडा करना। यहाँ पर क्या होता है कि हम कौन-सी विधि अपना रहे हैं कि हम ऊष्मा को कम कर रहे हैं। अगर हम पानी डाल रहे हैं, इन लकड़ी में आग लग गई और उसमें मैंने पानी डाला, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसके ऊष्मा को हटा रहा हूँ, ऊष्मा को कम कर रहा हूँ। पानी डालने से लकड़ी ठंडी होगी और आग बुझ जाएगी, तो हम ऊष्मा को कम कर रहे हैं, ठीक है? तो ऊष्मा को पानी की फुहार के द्वारा कम किया जाता है, आग बुझाई जाती है, ठीक है? ये विधि अपनाई जाएगी क्लास ए में। क्लास बी की फायर क्लास बी की फायर में क्या होता है कि फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड लिक्विफाइबल सॉलिड्स मतलब जो तरल ईंधनी पदार्थ हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीज़ल हो गया, ठीक है? जैसे पेट्रोल हो गया, डीज़ल हो गया, इन सब में लगी आग को बुझाने जो आग होती है, वह क्लास बी की फायर होती है। क्लास बी में क्या आता है? पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इन सब में लगी आग, तरल ईंधन में लगी आग क्लास बी की फायर होती है। ठीक है? ये हो गया। अब इसको कैसे करेंगे? इसको बंद करने के लिए हम हवा का प्रभाव बंद करना पड़ेगा। हमको ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद करना पड़ेगा। यदि आपने ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर दिए, कब? क्लास बी की फायर में। तब क्या होगा? वो आग बुझ जाएगी। जलते हुए द्रव्य देखिए द्रव्य की बात कर रहे हैं ना, द्रव होना चाहिए। द्रव की पूरी सतह को ढकने का उद्देश्य होना चाहिए। इससे प्रभावी प्रभाव से ऑक्सीजन को आग के संपर्क से टूट जाएगा। पानी का उपयोग कर जलते हुए द्रव पर कभी ना करें। ये नोट आप लिख लीजिए। अगर पेट्रोल या मिट्टी तेल में आग लग रही है, तो मैंने बीच में एलपीजी बोल दिया था, एलपीजी इसमें नहीं आता है, ठीक है? अ, इसमें सिर्फ लिक्विड आएँगे, क्लास बी में लिक्विड आएँगे, जैसे कि पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी तेल, पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन, ठीक है? तो इसको कभी भी इनमें लगी आग में पानी का यूज़ नहीं करना है। क्या होगा पानी का यूज़ करेंगे तो? पानी का यूज़ करने से पानी हेवी होता है। पानी का वेट जो होता है पेट्रोल, डीज़ल और केरोसिन से भारी होता है। तो जैसे ही किसी पर्टिकुलर जगह पे आग लगी है और आपने वहाँ पे पानी डाल दिया, तो पानी चले जाएगा नीचे और पेट्रोल आ जाएगा ऊपर, तो जो आग लगी है वो और फैल जाएगी। वो ऊपर आ जाएगी, पेट्रोल ऊपर आ जाएगा। तो कभी भी गलती से भी पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन इनकी लगी आग में पानी का यूज़ नहीं करें, ठीक है? इसमें करेंगे क्या? हम फ़ोम टाइप अग्निशामक यंत्र, सूखा पाउडर या CO2 का उपयोग करेंगे, ठीक है? फ़ोम टाइप, सूखा पाउडर, ड्राई पाउडर और CO2 टाइप का हम अग्निशामक यंत्र यूज़ करेंगे। अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं? आग बुझाने के लिए जो यंत्र यूज़ करते हैं उसको हम अग्निशामक यंत्र कहेंगे। क्लास सी की फायर क्लास सी की फायर होती है लिक्विफाइड गैस, यहाँ पर आएगा एलपीजी। एलपीजी में लगी आग, गैस में लगी आग विशेष तौर पे एलपीजी में लगी आग क्लास सी के फायर में आएगा, ठीक है? सूखे चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र सूखे चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र का यूज़ करके हम क्लास सी में लगी फायर को बंद कर सकते हैं, ठीक है? तो ए, बी और सी हो गया। ए में
हम पानी डाल के हम आग को बुझा सकते हैं। बी में हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि वहाँ पे लिक्विड है। वहाँ पर क्या करेंगे हम हवा का प्रभाव बंद करेंगे। इसके लिए हम कर सकते हैं फ़ोम, सूखा पाउडर या CO2 का यूज़ के अलावा क्लासिफायर में सूखे चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र का यूज़ करेंगे हम, ठीक? अब आ जाते हैं क्लास डी, मेटल्स में लगी आग, मेटल्स में लगी आग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी आग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी आग, क्लास डी की आग में आती है, ठीक है? इसको कैसे बुझाया जाए? इसको बुझाने के लिए हैलान टाइप का कार्बन डाइऑक्साइड, सूखा पाउडर और वाष्पीय लिक्विड सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सीटीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको CCl4 भी कहते हैं, है ना? CCl4 या सीटीसी, फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इन अग्निशामक यंत्रों का यूज़ करते हैं। देखिए फ़ोम तरल पदार्थ जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी है, पैनल बोर्ड में आग लग गई, आप वहाँ गए बाल्टी भर पानी लेके गए और आपने वहाँ डाल दिया, क्या होगा? वहाँ करंट फ्लो हो रही है, उस करंट फ्लो होने वाली जगह पर आपने पानी डाल दिया, अब क्या होगा? पानी के थ्रू करंट आपको लगेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अगर आपको नहीं भी लगा शॉर्ट सर्किट हो गया, तो और ज़्यादा आग फैलेगी। तो कभी भी बेसिक करंट फ्लो होने वाले जो चीज़ें हैं, वहाँ पर अगर आग लग रही है, तो आप कभी भी जो मुख्य हमारे ए, बी और सी टाइप के जो अ, अग्निशामक यंत्र है, उसका यूज़ न करें। आप विशेष रूप से डिज़ाइन हैलान प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर या सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन 4 का यूज़ आप करेंगे, 4 अग्निशामक यंत्र का यूज़ आप करेंगे और अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन आता है सबसे ज़्यादा हैलॉन का। आप हैलॉन को ही टिक कीजिएगा। देखिए, कई बार होता है कि आपको हैलॉन भी दे देगा और सीटीसी भी दे देगा, तब आप प्रेफ़र कीजिएगा आंसर हैलॉन का, ठीक है? प्रेफ़र कीजिएगा आप आंसर हैलॉन का क्योंकि हैलॉन ज़्यादा अच्छा होता है बाकी की तुलना में, ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अग्निशामक यंत्र को कैसे यूज़ किया जाए? अग्निशामक यंत्र को कैसे यूज़ किया जाए? तो इसका एक फ़ॉर्मूला होता है पास, इसका एक फ़ॉर्मूला होता है पास। पास में पी, पी फॉर होता है पुल। पहले आप खींचे, आप अग्निशामक यंत्र का यहाँ डायग्राम नहीं है। अग्निशामक यंत्र में एक लीवर होता है, एक लीवर होता है, उस लीवर को हमको खींचना रहता है। उसको हमने खींच दिए, खींचने के बाद में एम हम आग की जगह पे निशाना बनाएँगे, जहाँ पर आग लगी हुई है। वहाँ पर हमने उसके उसको निशाना बनाया अग्निशामक यंत्र से। उसके बाद स्क्वीज़ वहाँ पर एक और स्विच होता है, उसको हमने दबाया जिससे कि अगर CO2 वाला अग्निशामक यंत्र है, तो उस बॉक्स अग्निशामक यंत्र के अंदर CO2 गैस भरी होती है। जैसे ही आपने लीवर निकाले, वो ऑन हो जाता है। उसके बाद आपने उसको एम लगाए, उसके बाद उसका जो बटन है उसको आपने स्क्वीज़ किया, दबाया, तो वहाँ से अब कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगेगा। जैसे ही स्क्वीज़ किया आपने कार्बन डाइऑक्साइड हाई स्पीड से निकलने लगा। उसके बाद जितनी आग आग तो बहुत जगह पे फैली हुई होती है। जहाँ-जहाँ आग फैली है आप हर जगह उसको घुमाते रहिए। जहाँ-जहाँ आग है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को घुमाते रहिए। ठीक है? तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ आग लगी है उसके ऊपर चले जाएगा। जैसे ही आग लगी है वहाँ चला जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी और आपकी आग बुझ जाएगी। ठीक है? तो ये पास का सीक्वेंस आप याद रखिएगा कि इसमें आपको सीक्वेंस याद रखना है कि पहला कौन-सा है और दूसरा कौन-सा है। सबसे पहले आपको पुल है, फिर है एम, उसके बाद में है स्क्वीज़, उसके बाद है आपको स्वीप मतलब घुमाना, ठीक है? चारों तरफ आप घुमाएँगे, पहले आपने लीवर खींचा, उसके बाद में निशाना लगाया, फिर उसके
बटन को दबाया जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगा और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगा, तो जितनी जगह आग फैली है, उतनी पूरी जगह पे आपने उसको फैलाया। तो अब एक शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं हम, अग्निशामक यंत्र के प्रकार। अग्निशामक यंत्र के प्रकार। अग्निशामक यंत्र बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें हम कुछ मुख्य अग्निशामक यंत्रों की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है वाटर फिल्ड एक्सटिंग्विशर, मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर होगा उसमें हम आग बुझाने के लिए पानी का यूज़ करेंगे, ठीक? तो वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर होता है, ये कहाँ यूज़ होता है? ऐसे अग्निशामक यंत्र जहाँ जिसके अंदर क्या भरा होता है? पानी भरा होता है, ठीक? ये कहाँ यूज़ होते हैं? ये ए टाइप की फायर में। ए टाइप की फायर कहाँ पर यूज़ होती है? कहाँ होती है? लकड़ी में लगी आग, कागज़ में लगी आग, कपड़ा में लगी आग और ठोस पदार्थ में लगी आग। ये सब क्या होगा? ए टाइप में आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम? वाटर फील्ड। ये कौन-सा है? ऊष्मा को कम करके आग को बुझा रहा है। यह क्या कर रहा है? किस सिद्धांत पे काम कर रहा है? ये ऊष्मा को कम करके आग को बुझा रहा है। फ़ोम टाइप, बी टाइप, फ़ोम टाइप एक्सटिंग्विशर, फ़ोम टाइप एक्सटिंग्विशर। ये बी टाइप की फायर के लिए, द्रव में लगी आग, ठीक है? किसी भी लिक्विड में लगी आग, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीज़ल हो, चाहे केरोसिन हो, मुख्य रूप से ये 2 ही है, इसके अलावा अल्कोहल में भी आग लगती है, तो अल्कोहल भी आप ले लीजिए। इनमें लगी आग को अगर बुझाना है आपको, तो बी टाइप के फायर में ये सब आते हैं और इसके लिए आप फ़ोम टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। ड्राई पाउडर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर बी और सी दोनों में यूज़ होता है। CO2 टाइप का टाइप का एक्सटिंग्विशर ओनली बी में यूज़ होता है, CO2, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का एक्सटिंग्विशर सिर्फ़ बी टाइप में मतलब द्रव में लगी आग, ये सेम पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन, अल्कोहल इनमें यूज़ होगा। अब इसके बाद में आता है हैलोन, मैंने बताया था ना अभी डी CCl4 तो सीटी हैलोन टाइप एक्सटिंग्विशर सी CCl4 या ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन डी टाइप की फायर में धातु और विद्युत उपकरण के लिए, ठीक है? CCl4 ठीक, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन ये दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन दोनों यूज़ होंगे। डी टाइप की आग में धातु और विद्युत उपकरणों में अलग ही आग के लिए। तो आपको 4 प्रकार की आग हम लोगों ने पढ़े ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी और डी। इनके लिए हमने अग्निशामक यंत्र पढ़ लिए कि ए में कौन-सा करेंगे, इसमें हम करेंगे वाटर फील्ड, ठीक है? बी में हम करेंगे CO2 टाइप, के अलावा हम करेंगे फ़ोम टाइप, ठीक है? सी की बात कर रहे हैं, तो सी में हम करेंगे सी में लगी आग के लिए हम करेंगे ड्राई पाउडर टाइप, ये आंसर बी के लिए भी होगा ना, कि ड्राई पाउडर को हम बी में सी में तो करते ही हैं, बी में भी करते हैं। इसके अलावा डी में हम करेंगे हेलान टाइप या CTC टाइप, ठीक है? इसी को हम CCl4 भी कहते हैं। CTC को ही CCl4 भी कहते हैं, ठीक है? तो ये 4 प्रकार की आग और उनमें उपयोग होने वाले अग्निशामक यंत्र आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5S जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्रीज़ के लिए। 1 मिनट दोस्तों, पानी
चलिए, तो 5S टेक्निक को हम पढ़ते हैं। इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है ये, बहुत ही कारगर है और आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी इंडस्ट्री की अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इसको तो आप पढ़ के जाइएगा ही। जो अच्छी कंपनी है, अच्छी बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसमें एक क्वेश्चन आते ही हैं। एक्चुअली जो 5S टेक्निक जो लिया गया है, 5S टेक्निक जो लिया गया है, वो जापान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। 5S टेक्निक जो है, जापान से लिया गया है। ठीक है? और ये वर्क प्लेस मैनेजमेंट है। जाप एक्चुअली जो टेक्निक है ना इंडस्ट्रीज़ के लिए वर्क प्लेस मैनेजमेंट है क्या ये 5S? तो ये इंडस्ट्री के लिए वर्क प्लेस मैनेजमेंट है। ठीक है? क्या है ये? वर्क प्लेस मैनेजमेंट है। मतलब आप कहीं काम कर रहे हैं, तो वहाँ का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? ये बताता है 5S टेक्निक और ये काम करने का मैनेजमेंट भी बताता है। अगर किसी इंडस्ट्री पे आप काम कर रहे हो, तो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या होती है दुर्घटना। दुर्घटना बहुत बड़ी समस्या होती है किसी इंडस्ट्री के लिए, तो दुर्घटना को ज़ीरो करने के लिए हम किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उस का इंडस्ट्री में दुर्घटना ज़ीरो हो, इसके लिए भी एक टेक्निक बनाई गई कि भाई ये रूल सेफ्टी साइंस बनाए गए हैं, सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं, तो वहीं पे इसको ऐड किया गया है 5S टेक्निक को कि इससे भी दुर्घटना कम होगी, साथ ही साथ इंडस्ट्री का जो मैनेजमेंट है, जो वर्क प्लेस है, साफ-सुथरा दिखेगा। यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 5S टेक्निक बनाई गई है। इसमें 5 एस यूज़ होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 5 एस यूज़ होते हैं। तो उसमें पहला जो एस होता है, वो होता है सॉर्ट। पहला जो एस है, वो है सॉर्ट, ठीक है? क्या है? सॉर्ट, ये इंडियन नेम है। इसको जापानीज़ में सीरी कहते हैं, ठीक है? जापानीज़ में इसको सीरी कहते हैं। सीरी और इंडियन में हम इंग्लिश में कहते हैं सॉर्ट और हिंदी में कहलाएगा क्या छाँटना। तो यदि कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे आप मैनेजमेंट कर रहे हो, तो सीरी फर्स्ट स्टेप में आता है। सबसे पहले आप छाँटिए कि कौन-कौन सी चीज़ कहाँ-कहाँ रहेगी। अगर आप कोई दुकान खोल रहे हो या कोई इंडस्ट्री डाल रहे हो, तो आप सबसे पहले छाँटिए कि कौन-कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी। किस पर्टिकुलर टूल का स्थान कहाँ पर है। आप काम कर रहे हो, तो किसी टूल का स्थान कहाँ पर है, ये आपको छाँटना पड़ेगा, ठीक है? उसके अलावा आवश्यक और अनावश्यक चीज़ों को भी आप छाँटिए, ठीक? तो पहला क्या है? सीरी है, इसका मतलब होता है छाँटना। आपको क्या छाँटना है? आवश्यक और अनावश्यक चीज़ों को छाँटना है। यहाँ लिखा है, कीप व्हाट यू वांट एंड डिलीट व्हाट यू डोंट। जो आपको इंडस्ट्री में रखना है, उसे आप रखिए और जिसको नहीं रखना है, उसको आप डिलीट करिए, हटा दीजिए। आवश्यक और अनावश्यक को छाँटिए आप, ठीक? अनावश्यक को छाँटिए। वही चीज़ों को आप कार्यस्थल पे रखिए जो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि वही स्थितों को आप कार्यस्थल पे रखिए जो ज़रूरी है, जो कार्य ज़रूरी नहीं है उसको आप हटा दीजिए। जैसे कि कोई मशीन है, 2 मशीन है आपके पास में, एक मशीन चालू हालत में, एक बंद हालत में, तो बंद हालत में टूटी है, नॉट इन वर्क है, तो उसको आप हटा के स्टोर पे रख दीजिए। आप काम करने वाली जगह पे उसको मत रखिए। ये है सॉर्ट में मीनिंग। ठीक है? तो पहला शब्द होता है सीरिंग या इंग्लिश में कहें सॉर्ट जिसका मतलब होता है छाँटना। आपको आवश्यक और अनावश्यक चीज़ों में छाँटना है। आवश्यक चीज़ों को इंडस्ट्री में रखना है, अपने वर्क प्लेस पे रखना है, जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको वहाँ से हटाना है। दूसरी बात आती है सेटल जिसको हम कहते हैं सेट इन ऑर्डर जिसको हम कहते हैं सेट इन ऑर्डर।
ठीक है? अब आपने छाँट तो लिया कि ये चीज़ें हमारे इस इंडस्ट्री के लिए बहुत आवश्यक है, तो अब इन चीज़ों को आप उनकी मूल जगह पे रख दीजिए। हर चीज़ को, हर वस्तु को आप क्या करिए, उसकी जगह पे रख दीजिए। हर वस्तु को उसकी जगह पे रख दीजिए। यही होता है सेट इन ऑर्डर, ठीक है? ये दूसरा टॉप है स्टेप, है ना? पहला क्या था? सॉर्ट था, दूसरा सेट इन ऑर्डर है, तीसरा है शाइन। तीसरा क्या है? शाइन। ये आप ऑर्डर भी याद रखते जाइए कि पहला कौन-सा है, दूसरा कौन-सा है और तीसरा कौन-सा है। तो तीसरा क्या है? शाइन। आपने सब टूल को उनकी जगह पे रख दिया, अब उनकी सफाई करिए। अब उनकी सफाई करिए, उनको चमका दीजिए बस। साफ-सफाई रहेंगे, टूल साफ-सफाई रहेंगे, तो ही आपके काम करने में मन रहेगा। वर्क प्लेस साफ-सुथरा रहेगा तो ही आप ठीक है? तो तीसरी चीज़ है शाइन। कार्यस्थल पे नियमित रूप से सफाई करना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है? अगर कोई चीज़ काम करते-करते टूट गई, कोई रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो उनको आपको हटाना है। उसके बाद में आ जाता है चौथा स्टैंडर्डाइज़। चौथा चीज़ है हमारा स्टैंडर्डाइज़, शिकेत्सु कहते हैं इनको, इसको सीसो कहते हैं। देखो जापानीज़ में इसको क्या कहते हैं? सीसो। मैं इंग्लिश, हिंदी और जापानीज़ तीनों नाम बता रहा हूँ, ठीक है? जो भी नाम जा आपको पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि जापान से आया तो जापानीज़ नाम भी इसका पूछ सकते हैं। शिकेत्सु, ये चौथे नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे क्या आता है? शिकेत्सु, इसको स्टैंडर्डाइज़ कहते हैं। अब हम इस जो भी चीज़ हमने पहले 3 स्टेप में काम किया है, हमने सॉर्ट किया है, सेट इन ऑर्डर किया है, उसको चमकाया है, साफ-सुथरा किया है, इसको हमें क्या करेंगे, एक स्टैंडर्डाइज़ लेबलिंग कर देंगे, मतलब एक मानक प्रक्रिया बना देंगे। जैसे कि स्टैंडर्डाइज़ करने का मतलब कि हमने सफाई को रखे, हमने किसी वस्तु को उस जगह पे रखे हैं। तो इन सब का एक मानक स्टैंडर्ड बना देंगे। जैसे सफाई है कि भैया हर सोमवार को 4 नंबर मशीन की सफाई करनी है। दूसरे घंटे बाद में वहाँ पे ऑयल डालना है या कोई भी एक काम है, हर 4 घंटे बाद फर्श की सफाई करनी है। हमने एक स्टैंडर्ड बना देंगे। तो वही सफाई के लेके ऊपर की 3 चीज़ों को लेके सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और फाइन के लिए जो भी हम स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे, वही स्टैंडर्डाइज़ेशन होगा। वही क्या होगा? शिकेत्सु होगा, ठीक है? जैसे कि आप सफाई का शेड्यूल बना सकते हो, सफाई का शेड्यूल। अगर आपने सफाई का शेड्यूल बनाए हो, तो ये किसमें आएगा? स्टैंडर्डाइज़ में आएगा, ठीक है? और भी आप कोई नियम जो फैक्ट्री को चलाने के लिए बना रहे हो, वो सब किसमें आएँगे? स्टैंडर्डाइज़ में आएँगे। फिर 5वाँ और लास्ट है सस्टेन, सस्टेन, शित्सुके, इसको कहते हैं शित्सुके, को कहते हैं शित्सुके, ठीक है? इसको क्या कहेंगे? शित्सुके, जापानीज़ में। इसको हम जापानीज़ में शित्सुके कहेंगे, सस्टेन। इसका मतलब अगर आप देखा जाए तो मार्केट में अब हम इंडस्ट्री में सस्टेन भी करना है, बने रहना है, इसके लिए हमारे अंदर क्या होने चाहिए? अनुशासन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अनुशासन। तो अनुशासन पर ये आधारित है, अनुशासन पे ये आधारित होता है। बनाए गए जो मानक हमने बनाए हैं कि सोमवार को सफाई करना है, तो सोमवार को सफाई करना ही है। स्टैंडर्डाइज़ेशन में हमने जो भी नियमावली निकाले हैं, उनको अनुशासन के साथ पालन करना है। यही करेंगे तब जाके हमें क्या है मार्केट में सस्टेन होंगे। तो
हम अनुशासन का पालन करें, यही ये शिक्षुके बताता है। जितने भी मानक हमने इस चौथे वाले स्टेज में बनाए हैं, उन सबका हमको मानकों का क्या करना है? पालन करना है। मानकों का पालन करना है। स्व अनुशासन, कर्मचारियों में स्व अनुशासन होना चाहिए। जैसे कि सेट इन ऑर्डर में हम बोल रहे हैं कि सभी टूल को हमको उसकी जगह पे रखना है। तो ये कब रखेंगे? जब हम सभी कर्मचारी को बोलेंगे कि आपके लिए नियम है भाई कि आपने काम किया, उसके बाद में सारे टूल को साफ करके आप वापस उनकी जगह पे रख दीजिए टूल बॉक्स में। ये कब रखेंगे? जब उनके अंदर अनुशासन होगा। तो ये 5वीं चीज़ है, सस्टेन रहने के लिए आपको अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये कुछ 5 एस टेक्निक्स थी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का दोस्तों। और अब हम इससे जुड़े प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। पहले प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आईटीआई टीओ में इस चैप्टर से आए हैं। इस चैप्टर से 2022 में, विशेष तौर पे 2022 में आए हैं आईटीआई टीओ के एग्ज़ाम में। देखो ये क्वेश्चन तो आपसे मुझे लगता है, उम्मीद है कि बन जाएगा। ठीक है? चलो, ये नीचे दिए गए प्रतीक से संबंधित शब्द की पहचान करिए। ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम क्या है, इसकी पहचान करना है। उच्च वो ऑप्शन है, उच्च वोल्टेज चेतावनी, जंग, दस्ताने और ओवरहेड केबल। ठीक है? क्या बता रहा है? यही ये पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन में जो डायग्राम बता रहा है कि वो बता क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रतीक से संबंधित शब्द की पहचान करिए। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। ये मैंने पढ़ाया हूँ, आज ही की क्लास में हमने इसको कंप्लीट करे हैं। चलिए, आपके पास एक पोल आया होगा, आप बताइए उसमें। सी, वेरी गुड। इसका आंसर है सी। पोल नहीं आया क्या? तो इसका आंसर होगा सी, दास्तान है। ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। अब ये बताइए, ये किस साइन के अंतर्गत आता है? 4 साइन होते हैं, 4 सुरक्षा चिन्ह होते हैं, निषेधात्मक और भी होते हैं। तो ये कौन से वाले में आता है? कौन से वाले सुरक्षा चिन्ह में ये आता है? ये देखिए ईज़ी है क्वेश्चन, लेकिन ये कब आया है? एमपीटीओ 22 दिसंबर 2022, 5th सेकंड। इसके अलावा ये टेक्निकल हेल्पर में भी आया है पेपर 2 नवंबर 2022 को। अनिवार्य, वेरी गुड। ये अनिवार्य में आता है मैंडेटरी, मैंडेटरी साइंस। आपको जहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर इसको पहनना ही है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, दिए गए चित्रालेख से संबंधित प्रतीक की पहचान करिए। इसकी पहचान करना है कि ये है क्या? विष, उच्च वोल्टता खतरा, विस्फोट का खतरा। क्वेश्चन है कि दिए गए प्रतीक की पहचान करिए। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 1 मिनट। आपके पास 4 ऑप्शन हैं कि विष है, खतरा है, वोल्टेज है, उच्च वोल्टेज है या विस्फोट का खतरा है। ये क्वेश्चन आया है एमपीटीओ 21 दिसंबर 2022। देखिए ये क्वेश्चन कब आया है? एमपीटीओ 21 दिसंबर 2022 और शिफ्ट फर्स्ट। इसके अलावा यूपी आरबी, आरबी यूएनएल, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, टेक्निकल टेक्नीशियन ग्रेड 2, 21 दिसंबर 2022। मतलब इस सेम डेट पे 2 दिन पेपर आए हैं ये। मीन्स जहाँ पे टीजी 2 का पेपर था
उस दिन भी आया है ये फर्स्ट, और टीओ के पेपर के दिन भी ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था और फर्स्ट शिफ्ट में आया था। सभी लोगों ने बी आंसर लगाया है, 3 आंसर बी आए हैं इसमें। इसका आंसर देखते हैं। ये खतरा का निशान नहीं है ना? ये चेतावनी चिन्ह है। ये एक चेतावनी चिन्ह है। ये एक चेतावनी चिन्ह है, ठीक है? अब देखिए चेतावनी चिन्ह में हमने क्या पढ़ा था? कि चेतावनी चिन्ह ट्रायंगुलर शेप में होती है, ठीक है? वार्निंग साइन है ये। टॉक्सिक हजार्ड। टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला, ठीक है? टॉक्सिक हजार्ड मतलब जहरीला। तो ये आएगा आंसर इसका क्या? ए। इसका जो आंसर आएगा ना, वो आएगा ए, ठीक है? अब समझ में आएगा कि इसका आंसर बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि चेतावनी चिन्ह है और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये देख लीजिए, अब देखिए टॉक्सिक हजार्ड है, मतलब ये विषैला है। टॉक्सिक मतलब जहर होता है ना? ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक विस्फोट के जोखिम का सही निरूपण है? ये भी एमपीटीओ में आया है 21 दिसंबर 2022 फर्स्ट से। यहाँ पर इस स्लाइड में पूरे एमपीटीओ के पेपर हैं, क्वेश्चन है इस यूनिट से, पर्टिकुलर इस यूनिट से 2022 के पेपर के। निम्नलिखित में से कौन-सा एक विस्फोट के जोखिम का सही निरूपण है? ठीक है? चलिए इसमें मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ। 15 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको, आप आंसर दीजिए इसे। निम्नलिखित में से कौन-सा एक विस्फोट के जोखिम का सही निरूपण है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलिए 10 सेकंड बचा है, जल्दी बताइए। चलो, इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी, ठीक है? इसका सही आंसर होगा सी। देखिए, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, विस्फोट, एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट, ठीक है? तो ये क्या पूछा है? विस्फोट के जोखिम का सही निरूपण है, सही डायग्राम है, तो ये होगा, ठीक? ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। ये विकिरण, ये जो है वो विकिरण को दर्शा रहा है। किसको दर्शाता है ये? विकिरण को। और ये तो आग को दर्शा रहा है। तो बी लगाना तो भैया जिसने लगाया होगा वो समझ लो आप। और ये रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव पदार्थ को बताता है ये, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रे रेडियो एक्टिव विकिरण के लिए। तो ये होता है एक्सप्लोज़न के लिए, ठीक है? ये ये पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगा, दोनों पीडीएफ मिल जाएँगे ऐप पे। आप इसको डाउनलोड करके इन ये देखिए पूरे को आप याद रखिएगा, इन सबको आप याद रखिएगा, कौन-कौन सी चीज़ क्या है। सुरक्षा चिन्ह में नीला रंग किसका प्रतीक होता है? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। चलिए, सुरक्षा चिन्ह में नीला रंग किसका प्रतीक होता है? ये भी क्वेश्चन कब आया है? एमपीटीओ 22 दिसंबर, एमपीटीओ 22 दिसंबर 2022 शिफ्ट सेकंड। पहला ऑप्शन है निषेध,
चेतावनी, अनिवार्य संकेत और प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है? एक ने आंसर दिया है, सिर्फ़ एक ही बंदे ने दिया है आंसर। तो इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी। क्या होता है? नीले पृष्ठभूमि पर कोई अगर चित्र बना है, तो वह अनिवार्य मैंडेटरी साइन होता है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन-सा ज़हरीला अंकन माध्यम है? निम्न में से कौन-सा ज़हरीला अंकन माध्यम है? ये भी एमपीटीओ 22 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 में आया है। सेल्यूलोज लाह, प्रसिया नीला, सफेदी और कॉपर सल्फेट। 4 ऑप्शन है, सेल्यूलोज लाह, प्रसिया नीला, सफेदी और कॉपर सल्फेट। चलिए, आंसर बताइए इसका। तो इसका जो आंसर होता है, वो होता है कॉपर ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट। ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट। एक्चुअली ये जो होता है ना नीला कॉपर सल्फेट जो होता है नीले कलर का जहरीला लवण होता है। ऑप्शन डी जो होता है जहरीला लवण होता है कॉपर सल्फेट और इसको हम पानी के साथ मिलाकर इंचिंग इचिंग प्रोसेस के लिए इचिंग प्रोसेस मतलब पीसीबी बनाने के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन है 1 मिनट। चलिए, अगला क्वेश्चन है आग लगे विद्युत उपकरणों का प्रतिष्ठानों के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करना चाहिए? देखिए यहाँ एमपीटीओ में तो नहीं आया लेकिन आप देख पा रहे हो कि यदि आप आईटीआई पास हो या इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके कितने इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन की। लगभग हर एग्ज़ाम में इसमें इस ये क्वेश्चन आया है ऑल इंडिया लेवल पे। इसमें ऑप्शन है आपके पास में हेलॉन मतलब कहीं विद्युतीय उपकरण है, वहाँ पर आग लगी हुई है, तो कौन-सा एक्सटिंग्विशर आप यूज़ करेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। हेलॉन टाइप का हेलॉन टाइप का, पानी से भरा हुआ, फोम वाला, झाग वाला, द्रवीकृत रसायन वाला या बालू वाला? तो इसका सही आंसर है हेलॉन वाला। खैर ये तो भूल ही नहीं पाएँगे आप, इतनी बार याद हो चुका है। ठीक है? ए श्रेणी की आग बुझाने के लिए सामान्य रूप से खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। बहुत ईज़ी क्वेश्चन। एमपीटीओ 7 नवंबर 2016 शिफ्ट सेकंड। ठीक है? एमपीटीओ 7 नवंबर 2016 शिफ्ट सेकंड और मैं था फर्स्ट शिफ्ट में। मुझे नहीं आया क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र, शुष्क पाउडर के प्रकार से मिलते अग्निशामक यंत्र, झाग टाइप के अग्निशामक यंत्र और F200 सिस्टम। ठीक है? चलो इसका आंसर बताइए।
चलिए, आंसर बताइए इसका। इसका आंसर होगा ए नहीं होगा इसका आंसर और डी भी नहीं, ए भी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी। देखो, बेसिकली इसका जो ए श्रेणी में लगी आग के लिए क्या होना चाहिए? जल युक्त अग्निशामक यंत्र, जल युक्त अग्निशामक यंत्र। यदि जल युक्त अग्निशामक यंत्र नहीं है तो इसका आंसर आएगा झाग टाइप अग्निशामक यंत्र, फोम टाइप, ठीक है? फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। ये क्वेश्चन मैंने बताया था। इस पीपीई किट का नाम बताइए। क्वेश्चन है, इस पीपीई किट का नाम बताइए। ये आया था एमपीटीओ एमपीटीओ 22 दिसंबर 2022 शिफ्ट सेकंड। ये है ऑप्शन है चश्मा, नाक मुखौटा, अगला ऑप्शन है हेलमेट और उसके बाद का ऑप्शन है ईयर मफ के साथ हेड शील्ड। आपके पास पोल आएगा, आप इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए कि इस पीपीई किट का नाम क्या है? चश्मा, हेलमेट, नाक मुखौटा, ईयर मफ के साथ हेड शील्ड। वेरी गुड, विद ईयर मफ के साथ हेड शील्ड। तो सही आंसर है ईयर मफ के साथ हेड शील्ड। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एमपीटीओ के कुछ प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू हमने देखे, जो स्पेशली 2022 और एक क्वेश्चन 2016 के क्वेश्चंस थे। इसके साथ हम लोगों ने आज की क्लास में सेफ्टी के पूरे लगभग पूरे टॉपिक कवर कर लिए हैं और जो भी बचेंगे, जो भी क्वेश्चन टॉपिक बच रहे हैं, उसको हम कल 8 बजे कवर करेंगे। साथ ही आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़े हैं, इसका पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगा फाउंडेशन कोर्स में टीओ के। साथ ही साथ कुछ एमसीक्यू इसमें हैं, उसको हम कल सॉल्व करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इस लेक्चर की सारी वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा।